बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी। आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से। प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी में बेसिकली जू जियोग्राफी का मतलब क्या है। जू मीन एनिमल एंड जियोग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। तो हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी में हम ये स्टडी करेंगे कि जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है ज़मीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो इस तरह से इन 7 कॉन्टिनेंट्स पे एनिमल्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा एनिमल किस कॉन्टिनेंट्स पे पाया जाता है और वो वाला एनिमल क्या दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर भी मौजूद है या सिर्फ एक मखसूस कॉन्टिनेंट्स पर ही है। जैसे कि बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा किसी और कॉन्टिनेंट्स पर वो मौजूद नहीं है। और इसी तरह कुछ एग्जांपल ऐसे मैमल्स या ऐसे एनिमल्स की भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और बाकी सारे जो एनिमल हैं जो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स पर पाए जाते हैं उनसे वो टोटली डिफरेंट है। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके बॉडी की साइज डिफरेंट है और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो समझ लें कि निश है, वो बाकी सारे एनिमल से डिफरेंट है। तो इसके पीछे क्या राज हैं, इसका फ़ायदा क्या है या इसके नॉलेज से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा या हम इसको समझकर अपने इन्वायरमेंट पे या अपने मुल्क पाकिस्तान पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं इंस्ट्रक्टर के इंट्रोडक्शन की जानिब। तो इंस्ट्रक्टर के इंट्रोडक्शन में मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम है एहतिशाम लियाकत एंड माई क्वालिफिकेशन इज़ एमफिल ज़ूलॉजी एंड आई हैव 6 year एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, जिसमें मैंने एफएससी क्लास को भी पढ़ाया है, बीएससी क्लासेस को भी पढ़ाया है और बीएस ऑनर्स को भी पढ़ाया और एमएससी को भी पढ़ाया है। ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद हम कोर्स के हवाले से ही बात करते हैं। अपने पहले लेक्चर के जो कोर्स है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी, इसमें हमारे कोर्स का जो कोड है वो है ZOL-560 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी। ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है जिसमें 2 क्रेडिट आवर की थ्योरी है और 1 क्रेडिट आवर कई लैब है। ये लैब में हम इसके प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, अगर कुछ प्रैक्टिकल फील्ड के मुतालिक होंगे वो परफॉर्म करेंगे और थ्योरी में हम इसके सारे कोर्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन, दिस कोर्स विल प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिगार्डिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। जू जियोग्राफी उसकी बेसिक डेफिनेशन भी ये है कि जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ को स्टडी करते हैं कि एक जो महसूस तरह के एनिमल्स हैं, डिफरेंट फाना जो है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो अर्थ के ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से इलाके पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं और किन इलाकों में ये एनिमल नहीं पाए जाते। तो ये सारी चीज़ें हम कोर्स में पढ़ेंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन के हवाले से था ये। और कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कोर्स इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते ही होते हैं, सिमिलर ही होता है। दिस कोर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इसमें देयर एसोसिएशन इन डिफरेंट जूलॉजिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट जूलॉजिकल रीजन्स कौन से हैं, कितने हैं और उनमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो 6 जूलॉजिकल रीजन्स हैं, अर्थ को 6 जूलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है जिनमें हम डिफरेंट एनिमल की वैरायटी को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर पाए जाने वाला सारा फाना जो है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव के बाद हम बढ़ते हैं कोर्स आउटलाइन की जानिब। टॉपिक इसमें जो हम स्टडी करेंगे उसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जू जियोग्राफी। इंट्रोडक्शन टू जू जियोग्राफी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट के अलावा वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट्स एंड लेवल्स। जू जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन में हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसमें वर्ल्ड की डेफिनेशन होगी, मैप की डेफिनेशन होगी, ग्लोब की डेफिनेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन के अलावा हम इसमें क्लाइमेट के हवाले से पढ़ेंगे। क्लाइमेट क्या है, ये एनुअली जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या टेम्परेचर रहता है, एनुअली उसमें टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, लाइट की क्या सिचुएशन है, सनलाइट की क्या सिचुएशन है,
और एयर प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट में हम स्टडी करते हैं। तो क्लाइमेट डेली नहीं चेंज होता, जो डेली चेंज होने वाली चीज़ है वो है वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशन हम वेदर न्यूज़ में भी देखते हैं कि आज का दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। तो ये वेदर है कि आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कल ये हो सकता है कि 47 हो या फिर कम हो जाए, बारिश हो जाए, तो बारिश के होने के नतीजे में जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो डेली जो चेंज होने वाली चीज़ है वो है वेदर कंडीशंस। और जो क्लाइमेट है ये पूरे साल का या महीनों का जो है ना वो एक सीरीज में लगातार कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है जो कि तब्दील नहीं होता, साल हर साल सेम ही रहता है। हाँ, अगर मौसमी तब्दीलियां आती हैं तो मौसमी तब्दीलियों के आने की वजह से क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट में हम इसको जो है ना वो रख सकते हैं, क्लाइमेट के तनाज़ुर में हम इसको देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग में ये होता है कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ ग्लोब के गिर्द एक ग्लाफ बना रही है, और इस ग्लाफ बनाने की वजह से जो सन रेडिएशंस ज़मीन में दाखिल होती हैं, ओजोन की लेयर से ज़मीन में दाखिल हो जाती हैं, तो वो दोबारा जब ज़मीन से टकरा कर वापस जाती हैं तो वो ओजोन लेयर के साथ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ज़मीन पे वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट में आ सकती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन में हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट जोलॉजिकल जोन्स हैं, डिफरेंट जोलॉजिकल रीजन्स हैं, उन रीजन्स में कौन कौन से ग्रासेस हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें देखेंगे वेजिटेशन में। तो वेजिटेशन में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वेजिटेशन से मुराद है कि जो हमारे किसी भी एरिया की या किसी भी इकोसिस्टम में जो फ्लोरा है, फ्लोरा का फाना के साथ एक डायरेक्ट लिंक होता है, क्योंकि फ्लोरा जो है ना वो फाना को फूड प्रोवाइड कर रहा है। फ्लोरा रिसोर्सेज है फाना के लिए, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फूड सोर्सेज हैं एनिमल्स के लिए। बहुत सारे एनिमल प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, और अगर डायरेक्टली नहीं भी करते तो वो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स यही एक सोर्स है जो कि सनलाइट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके फोटोसेंसिस के ज़रिए फूड प्रोड्यूस करता है, और यही जो एनर्जी फोटोसेंसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है, ये आगे कैरी की जाती है एक चेन के ज़रिए डिफरेंट एनिमल में, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है? प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर को बाद में एनिमल इन प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करते हैं। जैसे बहुत से कैटल्स हैं जो ग्रासेस के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, और ग्रासेस को खाकर जो एनर्जी है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और उसको अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक एनर्जी को कंज्यूम भी करते हैं और अपनी बॉडी में उसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो वेजिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इकोसिस्टम की वेजिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर है डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स, कि जो एनिमल की एक इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर पूरी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें लिमिट्स कौन कौन सी आती हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट इकोसिस्टम की अगर बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। दो तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक मैरीन इकोसिस्टम है और दूसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मैरीन इकोसिस्टम में कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन से बैरियर्स हैं जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और बाकी जो इकोसिस्टम है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें टंड्रा इकोसिस्टम आता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अलावा इनमें आते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इन सारे इकोसिस्टम में भी बहुत सारे बैरियर्स हैं एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, लिमिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई भी कैटल है और अगर वो स्विमिंग नहीं करना जानता तो वो एक रिवर को क्रॉस नहीं कर सकेगा, तो फिर उस एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिवर है वो एक बैरियर का रोल प्ले करेगा। इसी तरह बहुत से एनिमल है जो एक माउंटेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर माउंटेन भी क्या होगा, माउंटेन भी एक बैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स में हम इनको जो है ना वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स के बाद
हम देखेंगे कि जो एनिमल का है वो डिस्पर्सल क्या है, यानी डिस्पर्सल मीन के उनके वो किस किस इलाके में पाए जाते हैं। इस डिस्पर्सल वाले टॉपिक में हम ये डिटेल से स्टडी करेंगे कि आया कि ये जो डॉग्स की स्पीशीज हैं ये इसका डिस्पर्सल थ्रू आउट द वर्ल्ड है या फिर ये सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं या पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इनके डिस्पर्सल को जो है वो हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ जू जियोग्राफी को हम स्टडी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ जू जियोग्राफी के बाद जू जियोग्राफिकल डेफिनेशंस हैं, वो भी हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन इन मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट में कौन से बैरियर्स हैं जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल इन मैरीन इन्वायरमेंट, कि वो कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए मैरीन इन्वायरमेंट में एनिमल का डिस्पर्सल होता है। ये सारी चीज़ों के बाद हम नेक्स्ट ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल के साथ आउटलाइन में अपने हर लेक्चर्स में स्टडी करते जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर टू डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। पिछला टॉपिक क्या था कि बैरियर टू डिस्ट्रीब्यूशन इन मैरीन इन्वायरमेंट, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये है बैरियर टू डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। इसी तरह इसमें मीन्स ऑफ डिस्पर्सल इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के एनिमल को कौन से ऐसे ज़राए हासिल होते हैं जो वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में यूज़ करके अपने डिस्पर्सल को जो है वो इनके डिस्पर्सल का बायस बनते हैं। डिस्पर्सल इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वह बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। पहले जो दोनों इन्वायरमेंट थे, एक था मैरीन इन्वायरमेंट और दूसरा था फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये दोनों एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, लैंड इकोसिस्टम की, जो मैंने आपको जिनकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताए हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टंड्रा इकोसिस्टम आता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, डेजर्ट इकोसिस्टम आता है, प्लेन्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू जू जियोग्राफिकल रीजन्स, तो जो हमारी दुनिया है उसको कितने जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल इसको 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक रीजन है होलार्कटिक रीजन। होलार्कटिक रीजन बेसिकली 2 रीजन्स को मिलाकर बनाया गया है, एक पलार्कटिक रीजन को और दूसरा नार्कटिक रीजन को। पलार्कटिक रीजन और नार्कटिक रीजन को मिलाकर इन दोनों रीजन को एक सिंगल टर्म में हम जो है ना वो स्टेट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं होलार्कटिक रीजन। नेक्स्ट 2 रीजन के बाद जो तीसरा रीजन है वो है ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल रीजन हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये ओरिएंटल रीजन में ही इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो ओरिएंटल रीजन में आता है। 4th जो रीजन है वो है इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन ये अफ्रीकन रीजन को हम इथोपियन रीजन में जू जियोग्राफिकली इसका जो नेम है वो इथोपियन रीजन है। और 5th नंबर पे जो है वो रीजन जो उसको हम स्टडी करेंगे वो ऑस्ट्रेलियन रीजन है। ऑस्ट्रेलियन रीजन बरआज़म ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल है। और इसके बाद जो 6th रीजन है वो है न्यू ट्रॉपिकल रीजन। ये सारे रीजन हम बहुत डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और इन सारे रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इन रीजन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, वो भी सब कुछ हम जो है ना वो इन लेक्चर्स में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फिर हम फाना स्टडी करेंगे, इंसुलर फाना। इंसुलर फाना इसमें हम डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के ऊपर डिफरेंट एनिमल्स की जो वैरायटी है उसको डिटेल के साथ देखेंगे। जैसे इंसुलर फाना में हम कौन कौन से आइलैंड्स को डिटेल के साथ स्टडी करने जा रहे हैं, उनमें कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, रिसेंट आइलैंड्स हैं। रिसेंट आइलैंड के बाद नेक्स्ट जो है वो एंशिएंट आइलैंड्स हैं और ओशियानिक आइलैंड्स हैं। इन सारे आइलैंड्स की हम डेफिनेशन को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और वहाँ उन आइलैंड का जो फाना है उसको भी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे इनके मुतल्लिका लेक्चर्स में। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वेलेस लाइन और फिर वेबर लाइन एंड वेलेसी। ये सारे टॉपिक हम डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस कोर्स का वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आज से 10,000 साल पहले उनका क्या स्ट्रक्चर था या हज़ारों साल पहले उनका क्या स्ट्रक्चर था। क्या जैसा इनका स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर आज है
हज़ारों साल पहले भी ऐसा था या फिर ये चेंज हुआ है? तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, बेसिकली हमें ये बताती है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो इस कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से मूव करवा रही है, दूर लेके जा रही है। एक थ्योरी ये पेश की गई कि आज से 10,000 साल पहले पूरी ज़मीन जो है ना वो इकट्ठी थी, तो इकट्ठे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। लैंड का लैंड के साथ कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल जो अमेरिका है, बड़े आज़म अमेरिका, वो एशिया के साथ मुंसलिक था, लेकिन आज वो हज़ारों किलोमीटर दूर कैसे हो गया? तो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ ही हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट रीजन है ज़मीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एशिया के बड़े आज़म एशिया में पाए जाने वाले एनिमल से डिफरेंट है। वहाँ साउथ अमेरिका में जो मैमल्स पाए जाते हैं वो एशिया के मैमल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। इसी तरह अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मैमल पाया जाता है कैंगरू। आपने देखा होगा कैंगरू जो एनिमल है वो दूसरे सारे बड़े आज़मों पर नहीं पाया जाता, वो सिर्फ किस बड़े आज़म पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऑस्ट्रेलिया पर जो वैरायटी है वो एनिमल्स की वो दूसरे बड़े आज़मों की निस्बत डिफरेंट है। तो ये चीज़ जो है वो हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल वाले टॉपिक में डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। जी, ये तो थी हमारी थ्योरी के कोर्स। इस कोर्स के जो थ्योरी पोर्शन है उसकी आउटलाइन। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल्स के। इसमें प्रैक्टिकल्स हमने कौन कौन से परफॉर्म करने हैं? तो इसमें प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के अलावा दूसरा जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और साथ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। 4 हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, इनको हम इसमें थॉरली परफॉर्म करेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम है इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए, तो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में इस प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर लेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल की ऑन आवर प्लैनेट ऑफ अर्थ, इसको हम इसमें जू जियोग्राफी वाले लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन ऑफ जू जियोग्राफी की फर्स्ट स्लाइड की जानिब, जिसमें हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी जो टर्म्स हैं उनके साथ अवेयरनेस हासिल करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जू जियोग्राफी में इन जू जियोग्राफी को समझने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले 2 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक वर्ल्ड और इस वर्ल्ड का मैप, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को हम खुद से विजिट तो नहीं कर रहे, तो हमने इसके जो जितने भी वैरायटी है, जितने भी इसमें एनिमल्स हैं, उनको मैप की मदद से, वर्ल्ड के मैप की मदद से हम वहाँ पर मौजूद एनिमल की वैरायटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो द वर्ल्ड एंड मैप्स की मदद से हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, और उन मैप्स की मदद से ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से रीजन में कौन कौन सा एनिमल पाया जाता है। सर्टेन सिंपल फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, जो हमें पता है कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो हमारी वर्ल्ड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। द वर्ल्ड इज़ अ स्फीयर। हमारा वर्ल्ड है ये एक स्फीयर शेप है। वर्ल्ड इज़ राउंड। तो मैप में देयर मैप शुड शो इट, हमारा जो मैप है उसको भी ये ज़ाहिर करना चाहिए कि हमारी दुनिया गोल है, हमारी दुनिया राउंड है। तो इस राउंड वर्ल्ड के ऊपर किस रीजन में, किस हिस्से पर कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये दोनों जो आपको स्ट्रक्चर में, दोनों स्लाइड में दोनों तस्वीरें नज़र आ रही हैं, एक मैप की डायग्राम है और दूसरा ग्लोब है। तो ज़्यादा जो इजी है समझने के हवाले से दोनों की ही अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो जो ग्लोब है इसमें हमें एक रियल स्ट्रक्चर नज़र आता है हमारी अर्थ का। तो जो मैप है, मैप बेसिकली कैसे ये बनाया जाता है, ये ग्लोब की एक साइड से पहले तस्वीर ली जाती है, फिर ग्लोब की दूसरी साइड से तस्वीर ली जाती है, और उन दोनों तस्वीरों को एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया जाता है, और फिर इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक मैप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मैप में
जो सबसे पहली प्रोजेक्शन, जो सबसे पहला मैप बनाया गया जू जियोग्राफर ने जो सबसे पहला मैप बनाया, वो कौन सा जू जियोग्राफर था? वेलेस। वेलेस ने 1876 में एक पहला मैप जो है वो दुनिया का ड्रा किया, जिसमें उसने डिफरेंट जू जियोग्राफिकल रीजन्स को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। जैसे ये नार्कटिक रीजन है, नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है इसका जू जियोग्राफिकल नेम क्या है? नार्कटिक रीजन। और दूसरा जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का नेम है न्यू ट्रॉपिकल रीजन। तो इन दोनों रीजन्स की हम वैरायटी को, इस यहाँ पर पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये थर्ड रीजन आता है इथोपियन रीजन। ये मैप देख लें आप, ये मैप जो है वो अफ्रीका का है। तो अफ्रीका का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो किस रीजन में आ रहा है? इथोपियन रीजन में। तो अफ्रीका का जो ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन है, नॉर्थ अफ्रीका का जो पोर्शन है वो पलार्कटिक रीजन में आ रहा है। तो पलार्कटिक रीजन इट इज़ अ ह्यूज रीजन, जिसमें रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है। इसी तरह यूरोप सारे का सारा पलार्कटिक रीजन में आ रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ना पलार्कटिक रीजन की, तो ये बाउंड्री पाकिस्तान में से गुजर रही है। तो पाकिस्तान इस हवाले से ये एक जंक्शन पे रहता है दोनों रीजन के। कौन कौन से रीजन के जंक्शन पर आता है? पलार्कटिक रीजन के जंक्शन पर आता है और ओरिएंटल रीजन के जंक्शन पर आता है। इस हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी रिच है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और इस पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हर तरह का इकोसिस्टम पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इकोसिस्टम के हवाले से भी पाकिस्तान जो है ना वो एक रिच कंट्री है, और बायोडाइवर्सिटी के हवाले से भी रिच कंट्री है। तो पलार्कटिक रीजन के बाद हम बात करते हैं ओरिएंटल रीजन की। ओरिएंटल रीजन में जो कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पर मैप में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का पोर्शन आता है, इंडिया आता है, श्रीलंका है, चाइना है, बांग्लादेश है, इसी तरह कुछ दूसरे ममालिक इसके साथ हैं। ओरिएंटल ये पांचवा जू जियोग्राफी का रीजन था। ओरिएंटल रीजन के बाद सबसे लास्ट वाला जो हमारा रीजन है जिसको हम स्टडी करेंगे, ये मैप में जो शो हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन की वैरायटी सारी जो है बायोडाइवर्सिटी वो हम एक्सप्लेन करेंगे इसके मुतल्लिका लेक्चर में। तो अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ हम नहीं जाते। नेक्स्ट, मैप कैन हेल्प अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। मैप की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम दुनिया को समझने के लिए मैप को यूज़ करते हैं। तो वेलेस चूँकि पहला जू जियोग्राफर था जिसने मैप को ड्रा किया, तो पहली दफ़ा जो चीज़ बनती है वो इतनी ज़्यादा, उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इस वजह से वेलेस मैप वर पुअर, वो इतने ज़्यादा जो है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थे दे रहे, लेकिन उस वक़्त के लिहाज से वो बहुत ही अहम थे। He was a good zoo geographer. He used the Mercator projection to draw the map. It gives an idea of zonation of climate. तो इसमें हमें क्लाइमेट की जो जोनेशन है उसके बारे में हेल्प मिलती है, उसको समझने के बारे में हेल्प मिलती है। और इट एग्जैजरेट एरियाज टूवर्ड द पोल्स। तो जो इसने साइंटिस्ट वेलेस ने जो मैप ड्रा किया, तो वो चूँकि पहला मैप था, इसमें कुछ चीज़ें उसने जो ड्रा की तो वो इतनी रियल में ऐसी नहीं थी। जैसे कि उसने जो ज़्यादातर जो पोर्शन है, ज़्यादातर जो सारी की सारा लैंड का पोर्शन है वो किधर पोल्स की तरफ जो है ना वो बढ़ा दिया, यानी कि सारी लैंड को पोल्स के नज़दीक कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, इक्वेटर पर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, इक्वेटर पर भी बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, इक्वेटर के साउथ जानब पर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, नॉर्थ जानब पर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन जो वेलेस ने ड्रा किया था मैप, उसमें उसने ज़्यादातर जो मैप है वो सारे का सारा किस तरफ ड्रा कर दिया? पोल्स की जानब ड्रा कर दिया। इट गिव्स नो फीलिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑन द राउंड अर्थ। तो जो इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि जो वेलेस का मैप है उसमें हमें ये नहीं था पता चलता कि पोजीशन क्या है। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स की मैप के ऊपर एक दूसरे के रिगार्डिंग पोजीशन क्या है, इसको वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। तो जो अ ग्लोब, डेफिनेशन ऑफ अ ग्लोब, द बेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोब। क्योंकि ग्लोब की मदद से हम एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री किस कंट्री के रिलेटिव है, उसके साथ है, उसके नेबरिंग में है।
तो उनकी पोजीशन जो है ना वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकती है ग्लोब में, बजाय इसमें जो वेलस का मैप है उसमें हमें इतनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं था चलता। तो ग्लोब की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लोब है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कंट्री है इसकी बैक साइड पे कौन सा रीजन आ रहा है, तो बैक साइड पे इसके कौन से कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं और कौन कौन से कंट्री पाए जाते हैं। द बेस्ट फ्लैट मैप फॉर यूज इन जू जियोग्राफी इज द ऑर्थोग्राफिक मैप। ऑर्थोग्राफिक मैप ये इस तरह का मैप होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक ग्लोब की एक साइड से पिक्चर ली जाती है, फिर ग्लोब की दूसरी साइड से पिक्चर ली जाती है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक इकट्ठा मैप बना लिया जाता है। तो ये समझने के लिए सिर्फ कि ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन क्या है, तो ये इजी होता है ऑर्थोग्राफिक मैप को स्टडी करना और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना। तो जू जियोग्राफी में ऑर्थोग्राफिक मैप सबसे ज़्यादा यूजफुल है स्टडी करने के लिए। ऑर्थोग्राफिक मैप इट इज़ सिंपली अ पिक्चर और डायग्राम ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्थोग्राफिक मैप एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सिंपल एक वर्ल्ड की डायग्राम है। इसमें जो ये हेल्पफुल है ऑर्थोग्राफिक मैप, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करती है। ये डिस्टेंस को शो करता है, एरियाज को शो करता है और क्लाइमेटिक जोन्स को शो करता है। इट शोज ब्रॉड जियोग्राफिक पैटर्न इन रिलेशन टू द राउंड अर्थ। तो इसलिए इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे मैप्स की निस्बत या ग्लोब की निस्बत ये ज़्यादा यूजफुल है जू जियोग्राफर के लिए। ऑर्थोग्राफिक मैप दीज थिंग्स कैन नॉट बी मेजर। अब ये जो ऑर्थोग्राफिक मैप है इसकी कुछ खूबियों के साथ साथ इसमें हामी भी है, और वो हामी ये है कि इसमें हम डिस्टेंस को ये तो जान सकते हैं कि एक जो कॉन्टिनेंट्स है वो दूसरे कॉन्टिनेंट से ज़्यादा दूर है और तीसरा कॉन्टिनेंट्स दूसरे कॉन्टिनेंट्स के नज़दीक है, ये चीज़ तो हम इसमें समझ सकते हैं। लेकिन उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है। एंड ऑर्थोग्राफिक मैप में ये चीज़ मेजर करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, बट दे कैन बी सीन एंड अंडरस्टूड। तो इस हमें ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इसको समझने की, कि हमें ये चीज़ समझ आ रही है, हमें पता चल रहा है कि एशिया जो है वो यूरोप के नज़दीक है, बनिस्बत एशिया अमेरिका के इतना नज़दीक नहीं है जितना यूरोप के नज़दीक है। तो इसी तरह इस चीज़ को समझने का ही हमें फ़ायदा होता है। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग डैट मैटर। तो हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो क्या है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि कौन कौन से बर आज़म कहाँ पर किसके नज़दीक हैं और किस से दूर पाए जाते हैं। लैंड एंड ओशंस। लैंड कवर्स ओनली अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारे ज़मीनी हिस्सा है, जो हमारी लैंड का हिस्सा है, जो खुश्क हिस्सा है, खुश्की का हिस्सा है, ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आबी हिस्सा, पानी वाला हिस्सा जिस पर समंदर मुश्तमिल है, तो दूसरा खुश्की हिस्सा जिस पर ज़मीन जो सॉयल है, सारी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट हैं, वो सारे प्लांट्स वगैरह या एनिमल जहाँ पर बसते हैं। तो एनिमल एक्वेटिक इन्वायरमेंट मैरीन में भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लैंड एंड ओशन की। तो जो लैंड का पोर्शन है वो 29% है, और ये जो लैंड वाले जो हिस्से हैं जैसे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, तो ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड नहीं है। इनके जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल है, कोई मखसूस इनकी शेप नहीं है। देयर इज मोर देन ट्वाइस एज मच लैंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एज साउथ ऑफ इट। तो अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर के हवाले से जो इक्वेटर से अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ साइड, और जो लोअर पोर्शन है इसको बोलते हैं साउथ साइड। तो नॉर्थ साइड पे ज़्यादा खुश्की का हिस्सा है, साउथ साइड पे कम हिस्सा है। जितना हिस्सा साउथ साइड पे आ रहा है उससे डबल जो पोर्शन है वो नॉर्थ साइड पे है। तो ट्वाइस पोर्शन इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे है और उसका हाफ जो है वो साउथ साइड पे है। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। मेन कॉन्टिनेंट्स जो है, ऑल द मेन कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका आर कनेक्टेड आर नियरली सो आर लिंक्ड बाय आर्चिपेलागो। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सिवाय इसके अंटार्कटिका के सारे एक दूसरे के साथ या तो उनका लैंड का कनेक्शन है या फिर वो आइलैंड्स की मदद से अ चेन ऑफ आइलैंड्स विच इज़ कॉल्ड आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो की मदद से ये जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स सारी एक कितार में, फॉर एग्जांपल एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अ चेन ऑफ आइलैंड इज प्रेजेंट।
तो इस चेन ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं? आर्चिपेलागो। तो ये भी एक टर्म है, जू जियोग्राफी में ये यूज होती है। वेलिस क्या कहता है? वेलिस कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ज़मीन के ऊपर जो है ना वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव कर रहा है, तो कोई भी हिस्सा ज़मीन का ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर वो ज़मीन के ऊपर खड़ा हो और आगे से उसको ज़मीन नज़र ना आ रही हो। फॉर एग्जांपल अगर हम साहल के किनारे पर भी खड़े हैं तो आगे से कोई आइलैंड्स का जो पोर्शन है, जो खुश्की का हिस्सा है, वो हमें नज़र लाजमी आता रहेगा। ये वेलिस ने अपने वॉल्यूम 1 और उसके पेज नंबर 37 पर कहा है 1876 की पब्लिकेशन में। It would probably be possible to travel over the whole system of continents without ever being out of sight of land. Moreover, very recently, perhaps only 10,000 years ago, the land was still more nearly continuous. तो इसमें वो बात करता है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जो ज़मीन थी वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूस थी, उसमें कोई गैप्स नहीं थे। तो सारी की सारी ज़मीन, जैसे आज तो बड़े बड़े वाटर गैप्स हैं ना, ओशियानिक गैप्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में बहुत बड़ा वाटर गैप है। इसी तरह अफ्रीका से आगे एशिया में वाटर गैप है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया में आगे वाटर गैप है। तो ये जो वाटर गैप है, साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 10,000 साल पहले ये वाटर गैप्स मौजूद नहीं थे। तो ये बाद में जो एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो थ्योरी जो है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ये गैप्स कैसे वजूद में आए, किस तरह से ये गैप बने। तो नेक्स्ट हमारे जो इस सारे लेक्चर को इसको समराइज करते हैं, लर्निंग आउटकम इसकी क्या है। तो इसकी समरी में हमने आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया है। कोर्स को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके थ्योरी के पोर्शन को देखा है कि थ्योरी में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर हमने इसके प्रैक्टिकल के पोर्शन को देखा है कि 4 प्रैक्टिकल हैं, इसमें प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करेंगे। उन सारी ये इस प्रैक्टिकल के बाद हमने जू जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं और इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने इसको सारा समझा है। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आप इसको समझ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।